शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने भाषा से लेके हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की संविधान में क्या स्थितियां होती हैं, उसके बाद हमने लिपियों की भी चर्चाएं की थी। ठीक है, वो आपका टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आज से आप व्याकरण की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। ठीक है, जो कि एक बेसिक चीज है। वर्णमाला वर्णमाला अगर आप जानेंगे तभी आप संधि वगैरह को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और वर्णमाला से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे आप उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, या अदर ऐसे स्टेट की जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा आपका जो हिंदी है इस तरीके से मॉडल किया गया है कि आपको हर एक एग्जाम में लाभ मिले, एक दिवसीय परीक्षा में जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, देखिएगा, वर्णमाला की हम बात करें तो हालांकि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी जानते होंगे, लेकिन आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम शुरुआत से बताया जाएगा वर्णमाला होती क्या है। देखिए, इसके शब्द को ही समझिए, वर्णों वर्णों की माला है ये। ठीक है, वर्णमाला आप जैसे देखते हैं ना, मोतियों की माला गुथी रहती है तो एक क्रम में मोतियां लगी रहती है उसमें। जब आप माला किसी किसी चीज की माला देखेंगे, मोतियों की ही माला आप ले लीजिए तो एक क्रम में लगी रहती है। वैसे वर्णों की जो माला होती है यह भी वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ही यही होती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है जी, आप अपने दिमाग में ये सोचिएगा कि जिस तरीके से मालाएं होती है उस तरीके से वर्णों का कोई क्रम होता होगा व्यवस्थित रूप में, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला को दो प्रकार से हम जान सकते हैं। एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। ठीक है, मौखिक भी वर्णमाला आप कह सकते हैं, लिखित भी कह सकते हैं। अब मौखिक जब वर्णमाला की बात करेंगे तो इसमें भी दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा स्वनिम और दूसरी हो जाएगी ध्वनि। ठीक है, ये मौखिक वर्णमाला के भाग हो जाएंगे। और लिखित वर्णमाला की जब बात करेंगे तो वर्ण, क्योंकि आप वर्णों के बगैर लेखन नहीं कर सकते। ठीक है, लिपि का सहायता लेंगे तो आपको वर्णों की उपयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपके नोट्स के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, हमने बताया वर्णमाला को आप दो प्रकार से समझेंगे, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक में भी हमने बताया वर्णमाला को, मौखिक वर्णमाला को दो प्रकार से कहेंगे, स्वनिम होती है और एक ध्वनि होती है। दूसरा, अगर लिखित वर्णमाला की बात करें तो उसमें वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, स्वनिम और ध्वनि किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलेगा वो यह मिल सकता है कि भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम है। ठीक है, अगर आप आपसे पूछ दे कि, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे स्वनिम है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई केवल पूछ दे तो ध्वनि है। ठीक है, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम, जो मौखिक का ही पहला भाग है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जो मौखिक का ही भाग है। ठीक है, वर्ण, वर्ण को अगर पेपर में पूछता है तो पूछता है वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसमें भाषा का जिक्र नहीं किया गया। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है आप जानेंगे, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला होती है। वर्णमाला को आपको दो प्रकार से समझना है, एक स्वनिम, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित, मौखिक में स्वनिम और ध्वनि, लिखित में वर्ण। ठीक, अब आइए देखते हैं कि स्वनिम इसका मतलब क्या होता है, ध्वनि इसका मतलब क्या होता है, वर्ण इसका मतलब क्या होता है। इन सबको लिख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी क्या है, वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी क्या है, ध्वनि। भाषा विज्ञान की सबसे छोटी क्या है, स्वनिम होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वनिम क्या है। देखिए स्वनिम, ठीक है, मैंने बताया वर्णमाला में जब मौखिक रूप में आप आएंगे तो पहला स्वनिम आपको देखना है, स्वनिम उसके बाद ध्वनि। मतलब दोनों को आप देखेंगे, दोनों मौखिक रूप से वर्णमाला के भाग है। ठीक है, कि मतलब वर्णमाला को अगर मौखिक रूप में आप बोलेंगे तो स्वनिम या ध्वनि में बोलेंगे, और लिखित रूप में वर्णों में आप करेंगे, लिखेंगे। लेखन कब करेंगे, वर्णों में करेंगे। ठीक है, लिखित जब वर्णमाला की बात कीजिए तो देखिए स्वनिम होती क्या है। स्वनिम देखिए, मुख के एक बार खुलने और फिर बंद होने के मध्य की जो ध्वनि होती है वही स्वनिम होती है। मतलब मुख जब आप उच्चारण शुरू करेंगे तो मुख का एक बार खुलना तो फिर उसके बाद बंद होने के मध्य की जो ध्वनि होती है
उसी को स्वनिम कहते हैं। स्वनिम जो होती है वो ध्वनि से पूर्व की अवस्था है, मतलब कई स्वनिम मिलकर ध्वनियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी तक आप ध्वनि को ही जानते थे, अब ध्वनि से भी सूक्ष्म इकाई जान लीजिए, स्वनिम है। कई स्वनिम जब मिलते हैं, मतलब मुख की ऐसी एक क्रिया होती है जो जिसमें कई स्वनिम मिलकर ध्वनि का निर्माण करते हैं। और स्वनिम होती क्या है? मुख का एक बार खुलना और बंद होने के मध्य की जो ध्वनि होती है उसी को स्वनिम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुख से निकलती है वो क्या होती है? स्वनिम होती है। ठीक है, स्वनिम, वो ये स्वनिम जो होती है ध्वनि के पूर्व की अवस्था होती है, आप इतना जानते रहिए। ठीक है, कई स्वनिम मिलकर ध्वनियों का निर्माण करते हैं, मतलब कई ऐसी ध्वनियां होंगी, आपका मुख खुलेगा बंद होगा, उसके मध्य की जो वायु होगी उसमें उसकी आधार पर कई बार स्वनियां मिलकर क्या करेंगे? स्वनिम मिलकर ध्वनि का निर्माण करेंगे। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है, पूछा जा सकता है कि उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे स्वनिम है, क्योंकि आप वर्णमाला को मौखिक कह रहे हैं, मौखिक मतलब उच्चारण कर रहे हैं उसका, तो उच्चारण में जो सबसे छोटी इकाई उसकी होगी वो होगी स्वनिम। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। यह भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई होती है। मैंने अभी भी आपको बताया भी कि भाषा विज्ञान की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है? स्वनिम होती है। ठीक है, तो स्वनिम आप जान गए क्या होती है, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी इसकी लिख दी है, मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य की जो वायु होती है वही स्वनिम होती है। यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं, कई स्वनिम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ध्वनियों का निर्माण करते हैं। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। यह भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है, इसे भी जानते रहिए, इसको मैंने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये स्वनिम हो गया। अब स्वनिम के बाद ध्वनि आती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ध्वनि की पूर्व की अवस्था स्वनिम है। अब हम देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है। देखिए, ध्वनि की बात करें तो हमने आपको बताया भी स्वनिम, और उसमें यह बताया कि कई बार जब स्वनिम की क्रिया होती है तो ध्वनियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है? अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि जब स्वनिम की कई क्रियाएं होती है तो ध्वनि का निर्माण होता है। और स्वनिम को मैंने बताया कि मुख का एक बार खुलना और बंद होने के बीच की वायु ही स्वनिम होती है, और स्वनिम की बार बार क्रियाएं से ध्वनियों का निर्माण होता है। तो ध्वनि क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप में होती है, इसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते। ठीक है, यह प्रमाणिक है, यह एक अप्रमाणिक इकाई है, यह अप्रत्यक्ष रूप में होती है। आप यह कह सकते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कहेंगे ध्वनि है। ठीक है, वो क्या थी? भाषा विज्ञान की लघुत्तम इकाई थी स्वनिम। ठीक है, यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, मतलब आप जो मौखिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं तो उसका सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, यह सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक, और उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? वह स्वनिम है। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया। ठीक, तो इन चीजों को आप लिख लीजिएगा। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मैंने इसको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। यह एक अप्रत्यक्ष और एक अप्रमाणिक इकाई है, क्योंकि स्वनिम से मिलके ही ध्वनियां बनती हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप में ध्वनियां होती हैं। ठीक है, और यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अभी उसके पहले मैंने बताया था कि उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। ठीक है, लेकिन मौखिक जो होगा तो ध्वनि जो होती है एक सार्थक क्रम में हो जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, अ आ ई उ, ये क्या है? आप ध्वनियों को बोल रहे हैं, ये ध्वनियों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मौखिक रूप से क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और अगर अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं तो क ख च छ ये सब क्या है? तो इनका भी जब उच्चारण करेंगे तो मौखिक इकाई के रूप में सबसे छोटी जो होगी वो ध्वनि होगी, क्योंकि ये आप ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं। क बोल रहे हैं, क अगर आप क अक्षर को बोल रहे हैं तो ये ध्वनियां निकल रही हैं, आपके मुख के विभिन्न स्थानों से टकराव होकर ध्वनियां निकल रही, तब आप क बोल पा रहे हैं, ख बोल पा रहे हैं। तो ये मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे? आप ध्वनि को कहेंगे। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से मतलब जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई वहां से स्वनिम होती है। तो आप शब्दों को पकड़िएगा, अगर उच्चारण की दृष्टि से बोल दे तो आप स्वनिम को लगाएंगे, मौखिक बोल दे तो आप ध्वनि को लगाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपने स्वनिम देख लिया, ध्वनि देख लिया, अब हम देखते हैं वर्णों को। वर्णों के बाद अक्षर को देखेंगे। कुछ लोग वर्ण और अक्षर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, उन्हें आज हम यहाँ पे आपको समझा के दूर कर देंगे ये भ्रांतियां कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्णों के बारे में। वर्ण और अक्षर की हम बात करें तो दोनों को एक साथ देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है और किसे कहते हैं। आपने स्वनिम देख लिया, स्वनिम के बाद ध्वनि देख लिया। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं
ध्वनि या स्वर के विषय में उसे हमने बता दिया है। अब देखिए वर्ण और अक्षर। वर्ण क्या होते हैं? जिनका खंडन नहीं किया जा सकता वह वर्ण होते हैं। अक्षर क्या होता है? जिसका खंडन किया जाता है वह अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो पहले वर्ण को देखिए। जिसका खंडन ना हो, मतलब वर्ण वही है जिसको हम खंडित ना कर सके, मतलब जिसे तोड़ न सके, वह वर्ण होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिखे प, ठीक है, तो ये क्या वर्ण है? ये वर्ण नहीं है, क्योंकि इसका खंडन हो सकता है। ये अभी स्वर से मिल के बना है। प में हलंत लगा के आप स्वर को अलग कर देंगे, देखिए खंडित हो गया। ये अब जो ये चीज आया है, ये आपका वर्ण हो जाएगा। ये चीज, ये वर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमने खंडित करके इसका स्वर अलग कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा है जिसका खंडन ना हो, ये प क्या हो गया? खंडित हो गया, खंडन हो गया इसके अर्ध प और स्वर में। तो प क्या है? वर्ण नहीं है, प वर्ण में नहीं आएगा। और देखिए कोई भी ऐसा, मतलब व्यंजन आप लेंगे तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखे जाते। तो जितने भी व्यंजन होंगे वो सारे सब क्या आ जाएंगे? अगर व्यंजनों को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो वो सभी वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, व्यंजन अगर शुद्ध रूप में, जैसे प को हम इस रूप में लिखे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। यह वर्णमाला का प्रमाणित, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई है। ठीक है, वर्ण क्या होती है? प्रमाणित है, प्रत्यक्ष है, आप इसे देख रहे हैं, और यह लिखित रूप की इकाई है। ठीक है, यह वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई है। मतलब इससे अब निम्न स्तर पे नहीं आ सकता। ये सबसे छोटी और मूल रूप की इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। आप कह सकते हैं ये प नहीं, ये वर्ण है। ठीक है, प में जब हलंत लग जाएगा तो ये वर्ण के अंतर्गत आएगा। यह वर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसका खंडन हो रहा है इसमें, अर्ध प प्लस अ में। ठीक है, तो ये मूल रूप में आ गया, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना कि मूल इकाई है। तो ये प मूल रूप में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब प को आप स्वर से अलग कर देंगे, प में जो स्वर है उसे आप निकाल देंगे, तो प इस रूप से मूल रूप में आ जाएगा। तो ये वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण है। ठीक, अगर अगर केवल इसकी बात करेंगे तो प अक्षर कहा जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, यह प क्या है? अक्षर है, और यह प क्या है? यह वर्ण है। ये खंडित हो जाने, इसका आप खंडन नहीं कर सकते, इसका खंडन कर सकते हैं अर्ध प अ में। ठीक है, तो ये आप वर्ण समझे। मैंने यहाँ पे उदाहरण देख रखा है, देखिए क में हलंत का रूप लगा है, मतलब ये क्या है? वर्ण है। मतलब ये सबसे मूल इकाई है, अब इससे ज्यादा खंडित ये नहीं हो सकता। प, न और स्वर भी क्या आ जाते हैं? ये वर्णों के अंतर्गत आ ही जाते हैं। ठीक है, तो क को देखिए, हमने यहाँ पे जो चीज यहाँ बताई है, मैंने देखिए यहाँ प की हमने बात की, यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे क लिखा है। क को जब हमने क के अंतर्गत जो स्वर है उसे हमने निकाल दिया, देखिए हलंत के रूप में लगा के स्वर को निकाल दिया, तो यह क्या हो गया? यह वर्ण हो गया। अब यह वर्ण हो गया, यह क्या है? यह अक्षर है, क्योंकि इसके साथ स्वर लगा है। आप किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं लिख सकते, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि यह यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी आप ऐसा नहीं कि क प यही है, आप ग ले लीजिए, ग को ही आप लेंगे तो ये ग क्या है? ये अक्षर है, लेकिन ग में जब स्वर को अलग कर देंगे ये किस रूप में, तो ये ग क्या हो जाएगा? ये वर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्वर अब निकल गया, ये स्वतंत्र रूप से हो गया, मूल रूप से हो गया, ये हलंत लग गया इसके अंदर, तो यह क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अक्षर को आप देखेंगे तो इसी के रूप में यहाँ पे जो मैंने समझाया है, जिसका खंडन संभव हो, जिसका खंडन क्या हो? संभव हो। जैसे हम लिख दिए ना प, तो प का खंडन कहाँ हमने किया? यहाँ पे देखिए प का खंडन यहाँ पे किया ना, दो भागों में। हाँ, इसका मूल रूप अलग निकाल दिया, स्वर को अलग कर दिया, तो जिसका खंडन संभव हो क्या होता है? अक्षर हो जाता है। ठीक है, सभी स्वर युक्त वर्ण। अब देखिए प में स्वर है, देखिए यहाँ अ स्वर है, क में स्वर है, देखिए यहाँ पे अ स्वर है। तो सभी स्वर युक्त वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अक्षर कहलाते हैं। सभी स्वर युक्त वर्ण क्या हो जाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अर्धवर्ण अक्षर में नहीं आता है। आपसे पूछ दे अर्धवर्ण अक्षर में आता है, तो नहीं आता। क्यों और कैसे? तो यहाँ आप उदाहरणों से समझिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। मतलब वर्ण जो होगा वह खंडित नहीं होगा, वह सबसे मूल रूप में होगा, और अक्षर जो होगा वह खंडित हो जाएगा। जैसे प क्या है? अक्षर है, इसको खंडित करेंगे तो अर्ध प और अ में हो जाएगा, इसका स्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूल रूप, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? इसका मूल रूप यह हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल रूप क्या है? यह है। यह क्या है? वर्ण है। ये क्या है? अक्षर है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए काम लिखा है। काम लिखा है, अगर हम इसको खंडित करें तो क के साथ जो आ की मात्रा है ये स्वर के रूप में है, आ को हमने अलग कर दिया।
क के साथ क्या है, आ की मात्रा है, स्वर हमेशा मात्रा के रूप में लिखा जाता है, तो क के साथ जो आ की मात्रा है उसे हमने अलग कर दिया, ये दोनों मिला देंगे तो का हो जाएगा। अब म में देखिए म यहाँ पे जब म का स्वर अलग कर देंगे तो अर्ध म मतलब हलंत के रूप में लिखेंगे और आ, ठीक है। तो ये दोनों चीज, ये इसको मिला देंगे का हो जाएगा, इसको मिला देंगे म हो जाएगा, तो काम, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूं कि वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे कि देखिए वर्ण ये है क और ये म, क्योंकि ये मूल रूप से स्वतंत्र रूप से है, ठीक है। अब अगर ये देखिए क और म, इसमें कितने वर्ण हो गए, तो दो ही वर्ण हो गए। अगर मैं अक्षर की बात करूं तो अक्षर यहां से आप देखिए, इसमें अगर अब मैं पूछ दूं कि काम में कितने अक्षर हो, तो आप कहेंगे एक म अक्षर है और एक क अक्षर है, दो ही अक्षर है, ठीक है, म और क, ठीक। तो देखिए अब देखिए, क्योंकि क का खंडन हो जा रहा है, क और आ की मात्रा देख, क्योंकि का के रूप में लिखा है, क और आ की मात्रा हो जा रही का और म, मतलब कितने अक्षर हो गए, दो अक्षर हो गए। अगर हम इनको खंडित करेंगे तो क जो मूल रूप से ये वर्ण है और म मूल रूप से ये वर्ण है, ठीक है। जिसे अल्प कह दे, मैंने कहा ना अर्धवर्ण अक्षर में नहीं गिना जाता, तो मैं पूछूं कि अल्प में कितने अक्षर हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे अ एक अक्षर, दो और एक तीन, ऐसा नहीं है। अ स्वतंत्र रूप से है क्योंकि स्वर है, स्वर खंडित नहीं होता, स्वर स्वतंत्र रूप से होता, एक हो गया। ल ये देखिए अक्षर नहीं आएगा क्योंकि हलंत है, ये भी हलंत है, अक्षर नहीं आएगा, एक यहाँ पे कितने होंगे, एक और एक दो, मतलब कितने अक्षर होंगे, दो अक्षर होंगे, ठीक है। काम में कितने अक्षर हुए, दो। अल्प में कितने, दो। मैंने कहा ना अर्धवर्ण अक्षर नहीं होता, तो ये अर्ध ल जो होता है ये अक्षर नहीं होता, ये वर्ण होता है, ठीक है। ज्यादा में कितने अक्षर है, तो आप देखिए ज्यादा, ज अर्ध रूप से है तो ये क्या है, वर्ण है ना कि अक्षर, यहाँ हम अक्षर की बात कर रहे हैं, तो ये तो हट गया, ये वर्ण में आ गया। य के साथ आ की मात्रा लगी है तो ये भी अर्ध रूप में आ गया, ये भी वर्ण हो गया, अक्षर नहीं होगा। एक यहाँ पे आपको मिल गया एक, और ये भी देखिए अर्ध रूप में है, ये भी हट गया, ये वर्ण के अंतर्गत आ गया, एक यहाँ मिल गया, एक और एक दो हो गया, ठीक है। तो देखिए स्वर तो वर्ण और अक्षर दोनों के तहत आपको आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके ये होंगे जिनसे आप स्वर को अलग कर देंगे, ऐसे वर्ण जिनको आप स्वर से अलग कर दिए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मूल रूप से वर्ण के रूप में हो जाएंगे। जैसे प हमने बताया, प क्या है, अक्षर है, ठीक है। अगर आप इसे वर्ण रूप में लिखा चाहेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि प वर्ण, क वर्ण, च वर्ण, लेकिन मूल रूप में वर्ण रूप में आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये अक्षर कहा जाता है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। इतना जानते रहिए, जिसका खंडन ना हो वह वर्ण होता है, जिसका खंडन संभव हो वह अक्षर होता है, मतलब जिसे आप खंडित कर दें। ये तमाम इन उदाहरणों से आपने समझ लिया, ठीक है। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं फिर इसे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए इन सबको, इन दोनों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अर्धवर्ण अक्षर में नहीं आते। चाहे आप अर्धवर्ण अगर अक्षर में नहीं आते तो अर्धवर्ण होते क्या है, मूल रूप से वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे ज, ज क्या है, अर्ध रूप में है ना। अगर ज अर्ध क्यों है, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है, अगर स्वर आ जाता तो ये अर्ध में नहीं होता, ठीक है। या के साथ आ, द के साथ आ, ये आ और आ दो अक्षर हो गए, लेकिन ये अर्ध रूप में ये सब वर्ण हो गए। इसमें देखिए ज्यादा में तीन वर्ण है, एक दो तीन, और अक्षर कितने हैं, दो। तो चूंकि अक्षर लिखा है इसलिए हमने दो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अक्षर में हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने देखिए एक और दो, दो अक्षर लिखे हैं, लेकिन वर्ण भी दो है, अर्ध ल अर्ध पर, ठीक है। अक्षर में देखिए एक अक्षर यहाँ पे है, एक अक्षर यहाँ पे है, दो, लेकिन वर्ण रूप में देखिए एक वर्ण यहाँ पे, एक वर्ण यहाँ पे, ठीक है, दो वर्ण। तो वर्ण और अक्षर में मुख्यतः जो अंतर था मैंने आपको बता दिया। देखिए वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और अमात्रिक। इनकी चर्चा हम कल करेंगे, मात्रिक वर्ण क्या होता है और अमात्रिक वर्ण क्या होता है। आज